हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा और आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे क्योंकि कल हम लोग नीट निर्देशक का तो पढ़े थे। आज हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य कितनी है, कब जोड़े गए और किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद में और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये बात हम यहाँ पर आज करेंगे। और मैं मूल कर्तव्य के विषय में यहाँ पर जितनी जानकारी हो सकती है अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगी। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर यूपीएससी ज्ञानदायिनी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, अच्छा लगा बुरा लगा, जो सजेशन दे सकते हैं वो भी दिया करिए, क्योंकि आपके ही मुताबिक मुझे चलना है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आप उसे बताइए कि कंटेंट अच्छा है कि बुरा है। आप कुछ तो कमेंट कर सकते हैं ना कि भाई कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा बताया जा रहा है। क्योंकि लगभग सारी चीजें मैं 3 से 4 बार पढ़ती हूँ, गूगल सर्च करती हूँ, तभी मैं यहाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, आपको आगे तैयारी करना है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कोई भी चीज गलत ना हो। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो मूल संविधान में जब मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था तो ये कब जोड़े गए, कौन से अनुच्छेद से, मतलब कौन से संशोधन के प्रति जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया। जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंदर। इन्हें क्यों जोड़ने की मतलब आवश्यकता पड़ी? क्योंकि भारत के नागरिकों के लिए, क्योंकि ये भारत के नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक था कि मूल कर्तव्य हो, क्योंकि नहीं तो अराजकता जो थी वो फैल रही थी। मतलब लोग जैसे कहते नहीं कि मतलब बिना लगाम के ही थे, जब तक घोड़ा या घोड़ी की लगाम नहीं होगी तब तक वो बस ऐसे घूमते रहते हैं। इसलिए जो जनता थी वो बिना लगाम की थी। मन किया तो झंडे का सम्मान किया, मन नहीं किया तो झंडे को पैरों से कुचल के निकल गए। इसलिए ये लाना अति आवश्यक पड़ गया था। तो 1976 में जब इसे जोड़ा गया तो ये सबसे पहले किस संविधान से लिया गया, कौन से देश के संविधान से ये प्रेरित है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो ये पहले रूस को पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, वर्तमान में उसे रूस कहा जाता है, तो ये रूस से प्रेरित है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे बुक में ये मेरी ही नोट्स हैं, तो जैसे आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह कुल मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, इसके आदर्शों प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करे। जो जैसे हम लोग झंडा होता है तो झंडे को जय हिंद जरूर बोलते हैं, एक बार सब झुक जाता है कि हाँ ये मेरा तिरंगा है, मुझे गर्व महसूस होता है कहीं पर तिरंगा लगा हो। यहाँ पर मेरी मेज में भी तिरंगा लगा हुआ है और पढ़ने वाले बच्चों की तो मेज में जरूर से जरूर तिरंगा होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ये नहीं कि मतलब अनिवार्य है, लेकिन अपने झंडे के प्रति सम्मान रखें, अपने तिरंगे के प्रति सम्मान रखें हमेशा, कि अगर उसे कहीं पर भी देख रहे हैं तो उसका सम्मान करें। राष्ट्रीय गीत जैसा है कि जैसे राष्ट्रीय गीत हम लोग गाते हैं तो कुछ लोग अभी इसके गाने की प्रक्रिया ही नहीं जानते, कैसे गाई जाती है, कैसे गाया जाता है। जैसे जनगण मन है, लोग हम जाते हैं बाहर तो जैसे जनगण मन शुरू होता है तो लोग खड़े ही नहीं होते, जैसे उन्हें अपने देश के प्रति या उन्हें ये चीज मालूम ही नहीं कि हमारा राष्ट्रगान बज रहा है, तो हमें 52 सेकंड, 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 52 सेकंड के लिए खड़े होना है अपने स्थान पर। तो आप लोग अगर कहीं भी कुछ भी सुने तो अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करें कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं तो मैं ये सम्मान करता हूँ कि ये मेरे देश का राष्ट्रगान है और मैं उस 52 सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा से बड़ा, बचपन से ये सिखाया जाता है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारे, राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा, तो इसलिए अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा आता है, मैं ये पॉइंट 11 के 11 क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से क्रम में कौन सा कर्तव्य दिया गया हुआ है। क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्जाम 2022 का प्री हुआ था, मैं भी दी थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर पूछा गया था कि नवा कर्तव्य कौन सा है। तो आपको ये याद रखने, थोड़ा सा इसको 2 से 3 बार दिन में पढ़ेंगे ना, लगातार 3 से 4 दिन, तो ये याद हो जाएंगे। अगर आप सोचे आज याद हो गए कल नहीं याद करना पड़ेगा तो ये भूल जाएंगे, क्योंकि इनका जो क्रम है वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए इन्हें एक दिन में 2 से 3 बार अपनी कम से कम संविधान की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें लोगों को रोज पढ़ना चाहिए, रोज देखना चाहिए कि इन्हें कैसे तैयार किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्जित किए गए आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब कौन से आदर्श हैं? जैसे जय जवान जय किसान, इसे मतलब ये स्वतंत्रता के समय दिया गया है। जैसे कहा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद, ये स्वतंत्रता के समय आज भी हम लोग यही बोलते हैं। कहीं पर भी कोई भी धरना प्रदर्शन अगर देश के प्रति कुछ गलत हुआ है या कुछ भी है तो हम लोग यही नारे देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। तो उतने समय जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्जित किए गए आदर्शों को, सत्यमेव जयते हो गया, जो भारत हो गया, भारत में इतने शब्द हैं, भारत नाम ही इतना बड़ा है कि इसमें जितने भी अर्जित किए गए आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। फिर है देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। आप जैसे देश में, क्योंकि अगला जो है इसके तो वही है, तो मैं दोनों को रिलेट करके बताती हूँ। देश की एकता अखंडता कैसे बनाए रखें? जैसे आजकल आजकल का जो समय चल रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का समय चल रहा है कि हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हो, तो ये एकता अखंडता की मतलब ये एकता अखंडता का उदाहरण नहीं है। लेकिन अब यहाँ एकता अखंडता का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ लड़ रहे हैं, तो हम सिर्फ देश में लड़ रहे हैं। अभी अगर हमारे देश में पाकिस्तान या चीन आक्रमण करे तो हम देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए एक हो जाते हैं, फिर हमें नहीं पता चलता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो इसे कहते हैं देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए। देश के अंदर तो जब घर में 4 बर्तन होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो वहां खटपट होना अनिवार्य है। और बिना खटपट हुए ये पता ही नहीं चलता कि हम किसके प्रति कितना प्रेम रख रहे हैं या किसके प्रति कितना सम्मान रख रहे हैं। वो यहीं से पता चलता है सब कुछ कि हम देश के प्रति कितना सम्मान रख रहे हैं, देश के प्रति कितना प्रेम रख रहे हैं। तो हम ये लड़ाई जो हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर चल रही है, ये बहुत बड़ी मतलब वो नहीं है कि अरे ये लड़ाई चल रही तो हम देश की हमारी एकता अखंडता मतलब खंडित हो गई, ऐसा कुछ नहीं। देश की एकता अखंडता का मतलब सिर्फ यही है कि हमें अगर कोई और आंख दिखाए, हम भाई बहन या हम भाई भाई या हम बहन बहन एक दूसरे को आंख दिखा सकते हैं, मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तीसरा अगर उसमें कुछ भी घुसता है, चाहे हम जितने बड़े दुश्मन एक दूसरे को, अगर तीसरा घुस गया तो उसका फिर कल्याण होना तय है। उसको 6 इंच छोटा लोग कर ही देते हैं। ये इसमें 100% श्योर है। अगला है बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। अगर हमें मैंने इसलिए कहा कि दोनों को मैं रिलेट करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर यही बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। अगर हमें सीमा पर बुलाया जाता है, सीमा पर क्यों बुलाया जाएगा? जब हमारे देश में किसी प्रकार का युद्ध हो या हमें मतलब किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया हमारे देश पर, तो हमें बुलाए जाने पर, अगर जैसे सैनिक कम हो रहे हैं या अब चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है, तो सैनिकों भाई इतने सैनिक तो नहीं हो सकते ना, चारों तरफ सैनिक तो रक्षा कर ही रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। उनके प्रति भी सम्मान रखें। अगर आपके देश का, आपके गांव का या कोई भी आपको कहीं पर भी सैनिक दिखे तो उसके प्रति सम्मान रखें, उसे एक सलूट दें कि भाई आपके कारण ही हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। आज हम लोग इतनी स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, जहां मन करता है वहां जा रहे हैं देश के अंदर। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब सैनिकों के कारण हो रहा है। तो इसलिए उनके प्रति सम्मान रखें और बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। अगला ये आता है सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करें। भाई शहर में तो हम देख रहे हैं कि भाईचारे का विकास तो बहुत कम हो रहा है। एक ही घर में 10 रूम है, 10 किराएदार रहते हैं, लेकिन बगल वाले को पता ही नहीं चलता है कि बगल वाले में रह कौन रहा है। तो भाईचारे का विकास कहाँ से होगा? थोड़ा सा अपने अगल बगल या जान पहचान से भाईचारे का विकास करें कि भाई हम आपको जान रहे हैं, आपसे प्रेम है, उसको व्यक्त करें कि हाँ हम आपको जानते हैं, आप मुझे जानिए, नहीं जाने तो आप जानने का, उसे जनवाने का प्रयास करिए कि भाई मुझे भी जानो, मैं यहाँ रहता हूँ, आपके बगली में रहता हूँ, कभी आवश्यकता पड़ी तो एक दूसरे के काम आएंगे। इसीलिए कह रहे हैं सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करें। अगला आता है 6वां नंबर, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसे बनाए रखें। आजकल देख रहे हैं बीमारियां, कोरोना आ रहा है, ऑक्सीजन तो बहुत है, ऑक्सीजन इतनी है, लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। हमें कोरोना के समय जब कोरोना आया तो हमें ऑक्सीजन पैसों से खरीदनी पड़ी। हमारे देश में इतने पेड़ पौधे, लेकिन इन्हें लोग सुरक्षित, जब देखो रोड किनारे आप पहुंच जाओ कहीं दूर थोड़ा सा, तो 2-4 पेड़ रोज कटे मिलते हैं वहां पर। लोग कहते हैं लकड़ियां हमें चाहिए, हमें चूल्हा में खाना बनाना है इसलिए लकड़ियां चाहिए। पर क्या कहते, सरकार भी इतनी प्रकार की योजनाएं परियोजनाएं निकाल रही है कि मतलब गैस योजना निकाली, सारा कुछ व्यवस्था कर रही है, लेकिन लोग उसका लाभ उठा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि लाभ कैसे उठाएं? जिन्हें लाभ लेना चाहिए वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। उसमें सबसे पहले जो सत्ताधारी हैं उन्हें वही अपना सारा लाभ ले लेते हैं, फिर वो लेने के बाद वो अपने रिश्तेदार नातेदार तक पहुंचा देते हैं। जो गरीब है, जो निम्न है, वहां तक तो वो लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। तो जाहिर सी बात है वो पेड़ काटेंगे, और पेड़ काटेंगे तो हमारे पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, और हमारी जो संस्कृति है, जो हम लोग पहले चाहते थे कि संस्कृति, आप जान रहे हैं ना,
जो हमारे धरोहर होती है, जो चली आ रही परंपराएं जो हमारी चली आ रही, जैसे संस्कृत कि पहले लोग पैर छूते थे, अब पैर छूते छूते लोग घुटना छूने लगे, एक दिन पता नहीं कहाँ कहाँ न छूने लगे। इसे संस्कृति कहा जाता है। पहले लड़कियां पैर नहीं छूती थी, पर आज हम खुद ही अपने कॉलेज जाते हैं तो वहां पर हमें टीचरों के पैर छूने पड़ते हैं। तो ये संस्कृति में हमारे बदलाव हुआ है, और ये बदलाव इसलिए हुआ, ये गलत बदलाव नहीं है, ये अच्छा बदलाव है, क्योंकि यहाँ से ये दिखाया जा रहा है कि लड़का लड़की के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए ये बदलाव, कुछ बदलाव ऐसे हैं जो अच्छे के लिए हो रहे हैं, पर कुछ बदलाव ऐसे हैं जो नुकसानदेह हैं। लोग अब, पहले लोग गुरु के अंगूठा सिर्फ छूते थे, पैर भी नहीं छूते थे, और पैर छूते थे तो कम से कम 5 से 7 मिनट छूते थे, ताकि उन्हें दबाते दबाते मतलब ऊपर से नीचे तक दबाते थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद पैर छू के दंडवत प्रणाम करते थे, फिर वहां से चलते थे। अब लोग पैर तो क्या घुटना छूते हैं, कभी कभी तो लोग कमरिया पे ऐसे हाथ रख के बस छू लेते हैं, चलो हाँ बस हो गया भाई, राम राम जय जय राम। तो ये हमारी संस्कृति है। अगला आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में, परीक्षाओं में, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जीवों के प्रति दया भाव रखें। जीवों के प्रति मतलब जैसे हमारे पशु पक्षी हैं, और पर्यावरण तो आप जान ही रहे, पेड़ को ना काटना, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना, हमें पॉलीथीन का यूज ना करना, हमें प्लास्टिक को मतलब बैन कर देना। मतलब जब हम बदलेंगे तब देश बदलेगा। इंसान ये कहता है कि हम अकेले बदल के करेंगे क्या? अरे तुम अकेले बदल के तो देखो, जब तुम बदलोगे तभी तुम्हारे घर से, अगर तुम बदले, तुम अपने घर वालों पर रोक टोक लगाओ कि भाई पन्नी नहीं यूज करनी है, भाई प्लास्टिक नहीं लाना है, चाहे जो अपना थैला अपने घर से लेके जाओ, या जो भी कुछ है उसको, अब बाजार जा रहे हो तो उसको लेके जाओ, ये आदत डालनी पड़ेगी। पर लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो गांव का काम है, ये तो गंवारों का काम है, पर ये गंवारों का नहीं, ये पढ़े लिखों का काम है। गंवार तो कर ही रहे हैं, जो गांव के शिक्षित लोग नहीं भी है ना, वो झोला लेकर ही सब्जी लेने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर हम सब्जी 1 पाव या आधा किलो या 1 किलो लेंगे तो दुकान वाला यही कहेगा पहले, क्योंकि दुकान वाला तो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है ना, कि भाई झोला लेके आओ, झोला दिखाओ, झोला खोलो, उसमें डालते हैं। तो कहेगा झोला नहीं है, तो उसको पहले 4 सुना के चले आते हो हाथ हिला के, ऐसे ही झोला भी नहीं ला सकते हो, पता नहीं क्या, मतलब इतना सुना देगा कि उसे लगेगा कि बेहतर होता कि हम अपने घर से अपना झोला लेके आते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जीवों के प्रति दया भाव रखें। अपने यहाँ जो भी जीव, अब जैसे गर्मियां चल रही हैं तो पक्षियों के लिए अपनी छत पे पानी रख सकते हैं, कुछ दाने चावल के डाल सकते हैं। कुछ दाने डालने से आपका अन्न नहीं कम होगा, बल्कि आपके घर का अन्न बढ़ेगा। अन्न दान करने से कभी अन्न नहीं कम होता है। तो इसलिए अपने छत पर या आपके घर के आसपास जहां भी जगह हो, उन्हें मतलब पानी रखें, दाना दें। जैसे लोग, हम देखते हैं कि कुछ लोग शिकार करने जाते हैं तो पशुओं को मारते हैं। भाई तुम्हारे घर के बच्चों को कोई शिकार करके ले जाता है तो तुम 10 मिनट के अंदर फड़फड़ा जाते हो कि क्या ना कर डाल, मतलब क्या ना कर डालें, चाहे जितना पैसा ले लें, हमारे बच्चों को बस छोड़ दे। तो जीव जंतु भी ऐसे ही होते हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं और उन्हें भी इतना ही खलता है। अगर उनके बस की बात चलती ना, उनके बस में होता ना, तो तुमको भी ऐसे ही शिकार करके कहीं निपटा दिए होते। तो इसलिए अपने प्रति ये रखें कि हम पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखेंगे। पहले अपने प्रति रखिए कि मैं, ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने प्रति ये संकल्प लेता हूँ कि जो भी पशु पक्षी होंगे, अगर कोई पशु पक्षी कहीं फंसा है तो उसे निकालने का प्रयास करिए। अगर कभी कभी गांव में होता है ना कि पक्षी पेड़ से गिर जाते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें पानी दीजिए, अन्न दीजिए, या उन्हें 2 दाना दे दीजिए, ताकि उनका जीवन सफल हो, उन्हें लगे कि हाँ हम जहां पर गिरे वहां आज भी मानवता है। तो इसलिए इसका जरूर विशेष ध्यान रखिएगा। अगला आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब सार्वजनिक संपत्ति कैसी होती है भाई, जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश पड़ोस गांव घर, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, या जैसे मेला क्षेत्र, मैं गांव स्तर से ही बता रहे हैं, जैसे मेला क्षेत्र है, तो ये हमारी संपत्ति तो है नहीं कि मेला क्षेत्र में हमारी संपत्ति तो हम कब्जा कर लें। ये सरकार की संपत्ति है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति, यहाँ पर सब लोग अपना समय समय पर काम करें, उससे साफ सफाई करें और फिर वो दूसरे के काम यूज आएगी। तो ये होती संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, उसमें कोई कब्जा ना कर पाए और ना खुद भी स्वयं उसमें कब्जा करो कि भाई दूसरा तो नहीं कर पाया लेकिन हम कब्जा कर ले रहे हैं। लोगों को मैं अपने गांव की बात बताऊं, लोग वहां मेला क्षेत्र लगता था, धीरे धीरे उसको गेस्ट हाउस में बदल दिया गया। अब वो गेस्ट हाउस से धीरे धीरे, पहले तो कुछ दिन फ्री रखे साल खान, और फिर धीरे धीरे उसमें पैसा लगाने लगे, 50,000 का टेंडर, 60,000 का टेंडर, 1 लाख का टेंडर। तो भाई अपने लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति को न बेच दें, उसे मतलब सुरक्षित रखें, सबके लाभ। जो गरीब है वो तो 50-60,000 नहीं दे सकते ना, उन्हें उनके घर के अगल बगल इतनी जगह होती है कि अगर उनको अपनी बेटी की शादी या ब्याह करना हो या विवाह करना हो तो इतनी जगह वो ले सके। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, अगर आपके अगल बगल सार्वजनिक संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा करें। अगर कोई उसमें कब्जा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसमें आप कड़े कदम उठा सकते हैं सरकार के लिए कि इसमें ये लोग कब्जा कर रहे हैं, आप इसे रोक करिए या इसमें रोक लगाइए। और ये मतलब आप
बहुत ऊपर स्तर पे नहीं जा सकते हैं कि मतलब ऊपर स्तर पे जाए तभी काम, आप अपने प्रधान से, आप अपने ब्लॉक स्तर से ये सारे काम निपटवा सकते हैं अच्छे से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देश को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में ऊपर की ओर या उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करें। कभी ना कहीं करे हमारा देश तो अमेरिका से बहुत पीछे, काय भाई पीछे, अब तो पीछे नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वहां पर वैज्ञानिक ढंग से लोग ज्यादा काम करते हैं। और वैज्ञानिक ढंग आया कहाँ से, यहाँ पर एक छूट गया, सॉरी 8वें नंबर पे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। जैसे अभी हम बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं तो ये वैज्ञानिक हुआ ना। कहाँ हम अपने घर पे बैठे, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। पहले कभी कोई सोचा था क्या कि ये संभव हो सकेगा? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ संभव हो सकेगा कि मैं गांव में हूँ और कोई दिल्ली से पढ़ा रहा है या कोई क्या कहते हैं कहीं और से, बनारस से पढ़ा रहा है, प्रयागराज से, तो और हम अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते, ऐसा किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। जब हमारे माँ बाप या आप माँ बाप के माँ बाप या दादा दादी लोग थे, ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आया ना कि मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते रहे। अभी तो इतना ही हुआ, अभी तो कुछ आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना विकास होना है, क्योंकि अभी बहुत विकास होगा। अगला आता है लास्ट नंबर, प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए। 6 से 14 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें उनके माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उन्हें पढ़ाए। अगर माँ बाप नहीं है तो उनके संरक्षक जो उनका ध्यान रखते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी, जो भी उनका संरक्षक है, उनका ये कर्तव्य होगा। अगर वो 6 से 14 वर्ष का बच्चा नहीं हुआ है तो उनका ये कर्तव्य होगा कि उसे पढ़ाएं, उसे पढ़ाई का अवसर प्रदान करें, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छा पर्यावरण दें। ये सारी बातें हमारे मूल कर्तव्य में दी गई हुई हैं। अगला देखते हैं कि जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और निर्देशक तत्व की तरह न्याय योग्य नहीं है। लेकिन जब न्यायालय व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उपचार देगा तो वो देखेगा कि व्यक्ति ने संबंधित मौलिक कर्तव्य किया है कि नहीं किया। जैसे न्यायालय किसी व्यक्ति को झंडा फहराने के मौलिक अधिकार का उपचार तभी देगा जब उसने झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त किया हो। मैंने कहा ना, हमारे बगल में, हमारी कुर्सी में, हमारी मेज में झंडा लगा हुआ है, मैं उसका सम्मान करती हूँ तब वो लगा। मैं उसको रोज साफ करती हूँ, उसको अच्छे से फिर से लगाती हूँ, तो मैं उसका सम्मान करती हूँ रोज, इसलिए मैं उसको अपनी मेज पे लगा के रखी हूँ। और आप अपने झंडे के प्रति, अपने भारत देश के प्रति सम्मान करिए और खुद भी करिए और दूसरों को भी ये बात बताइए कि ये मेरा देश है, इसमें इससे भी सम्मान की जरूरत है। जब आप देश का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़े से पॉइंट ये ली हूँ कि ये बुक के पॉइंट हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ये न लगे कि मतलब मैंने कुछ गलत बताया है, क्योंकि वो मेरे नोट्स थे, मैंने उनको अपनी सरल भाषा में व्यक्त किया। अब ये किताबी भाषा है, आप लोग इसे भी एक बार देख सकते हैं। जैसे भाग 4 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए, अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए मूल कर्तव्य क्या होंगे, तो जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, मतलब उसमें किसी को छेड़छाड़ होने ना दें किसी भी तरह का। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। जैसे आज भी लोग हम देखते हैं, पति पत्नी है, स्त्री है, वो उनकी मतलब उनकी स्त्री नहीं, मतलब उनकी तो पत्नी हुई ना, तो उनकी पत्नी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ऊपर रहें तो पत्नी नीचे रहे। हम सारा दिन काम करके आते हैं, पत्नी मेरे पैर दबाए। हम सारा दिन ये करके आते हैं तो पत्नी मेरा हर एक कहा माने या हर एक बात माने। तो ऐसा नहीं है, पत्नियां भी आजकल कमाने लगी हैं, स्त्रियां भी हर जगह जाने। आजकल तो हर क्षेत्र में स्त्रियों का अव्वल नंबर आता है, यूपीएससी हो या आप कहीं भी देख लीजिएगा, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इंटर, हाई स्कूल, हर जगह स्त्रियां या लड़कियां आगे आ रही, अव्वल आ रही हैं। इसलिए अब लड़कों को सम्मान करना ही पड़ेगा और ऐसा मतलब सम्मान के विरुद्ध कोई रह नहीं गया। अभी भी कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब लोग पिछड़े हैं जो देश के प्रति या स्त्रियों के प्रति वही रूढ़वादी मतलब रखते हैं कि लड़कियां घूंघट करें और कहते हैं कि जींस टॉप पहन रही है तो मतलब उसका विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। पर कुछ जगह है और बाकी कुछ जगह अच्छे से रहते हैं लोग। अगला हमारा आता है, हमारी सामाजिक संस्कृत गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब मैंने जैसे बताया कि हमारी संस्कृति जो भी है उसको रखें अच्छे से और उसका परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको आगे चलाए रखें। जैसे आज भी लड़के पैर छूते हैं, लड़कियां भी पैर छूने लगी हैं, तो उसको अब आगे बनाए रखिए। ये हमारी संस्कृति बता रही है, हमारी संस्कृति बताती है कि हम कितने
सब कहते हैं ना कि इसमें मतलब बहुत ही भावनात्मक भी है। ये व्यक्ति मतलब अच्छा इसको मतलब माँ बाप पालन पोषण दिए हैं, तो ये हमारी संस्कृति बताती है कि हम कैसा अपने बच्चों को पालन पोषण देते हैं। अगला आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी भाषा में जीव जंतु कहा था, वहां पर जीवों के प्रति प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और जीवों के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। भाई लड़ाई हो रही है तो वहां खड़े होकर देखने मत लगिए, वहां से धीरे से निकल लीजिए। इन सब चीजों से बचिए जितना हो सकेगा। जहां आपका नाम नहीं आएगा बेहतर है, आप वहां से निकल लीजिए। हो सके तो वहां सुलझाने का प्रयास करेंगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप सुलझाने का प्रयास करेंगे, आप खुद ही वहां उलझ जाएंगे। तो इसलिए वहां धीरे से निकल लो जहां हिंसा हो रही हो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मैंने बताया ना, व्यक्तिगत भी बढ़िए और समूह में भी लेकर बढ़िए। जैसे मैं ये प्रयास कर रही हूँ अपने प्रति, मैं इस मूल कर्तव्य के प्रति मैं ये बता सकती हूँ कि मैं यहाँ पर अपने प्रति मैं व्यक्तिगत भी अपना उत्कर्ष या ऊपर बढ़ रही हूँ और सामूहिक गतिविधियों को भी भाई मैं सामने वाले को बता भी रही हूँ। अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो पढ़ेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। और लास्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक, मैंने ये बात वहां पर मेंशन नहीं किया, संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो वहां पर शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोग पढ़ सके। अगर आप लोगों को ये महसूस हो कि बुक के नोट्स होने चाहिए तो इसलिए मैंने इसे डाल दिया, आप लोग इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब कुछ सवाल कर देती हूँ आप लोगों से, 2-4 सवाल पूछती हूँ, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे, बस इतना आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे तो हमको लगता है मूल कर्तव्य इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बस आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य याद होने चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर ये है वो यही है कि आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य याद होने चाहिए और उन्हें क्रम से याद करिए। मैंने बताया दिन में 102 बार पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। आप नोट्स बना ले, आपके पास नोट्स होंगे, बुक होंगे, आप बुक में भी याद कर सकते हैं, लेकिन सुन के याद करने में थोड़ा आसानी होती है। आप बुक से पढ़िए और सुनते रहिए। आप बुक खोल के रख लीजिए, आप सुन लीजिए, क्योंकि बुक में पढ़ेंगे और उसे सुनते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा जल्दी से। जैसे मैं यहाँ पर बुक लेकर ही बैठी हूँ प्रश्न उत्तर पूछने के लिए, तो जैसे मैं यहाँ पर पूछती हूँ कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, तो यहाँ विकल्प है आपके 42वां, 43वां, 44वां, 45वां। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया, तो यह अध्याय मूल कर्तव्य को 4 का के अध्याय 4 का में रखा गया है। इसमें अनुच्छेद केवल एक ही है, 51 का। ठीक है, तो और देख सकते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, तो वही 51 का आ गया, किस अनुच्छेद में रखा गया है। इसमें किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी या सिफारिश की थी, एक ही बात होती है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, तो 1976 के द्वारा किया गया था। मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था, तो मैंने पहले ही बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया था। तो इस तरह से अब आता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप लोग इसे जैसे राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी करना। तो शायद हमने यहाँ पर करों की अदायगी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, बाकी तो सब कुछ मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर करों की अदायगी उत्तर नहीं होगा, राज्य का आज्ञा पालन होना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, संविधान का पालन करना है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना शायद नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया, और जो लिखा हो बस उतना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इतने जितने शब्द होते हैं लोग इनको याद नहीं कर पाते हैं, ना मैं याद कर पाऊँ ना आप याद कर पाते, तो इसलिए हो सके तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास कि मूल कर्तव्य हमारे क्या क्या हो सकते हैं। क्या हमें धर्म निरपेक्षता के प्रति बताया गया क्या धर्म निरपेक्षता का पालन करें, ऐसा कुछ बताया नहीं, बताया गया कि धर्म का पालन करें, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। चाहे जिस धर्म के हो भाई, हम मूल कर्तव्य का पालन करेंगे, बस बात खत्म। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है, या पारसी हो। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसमें जैसे आप बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर होगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। भाई नहीं कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है, तब तक नहीं करोगे आदमी। लेकिन अगर कोई मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो आपका ये कर्तव्य है कि उनसे मूल कर्तव्य करवाए जाएं। कैसे?
प्यार से, प्रेम से समझाकर कि भाई ये हमारे देश की बात है, हमारी एकता अखंडता की बात है, ये हमारा राष्ट्रगान है, ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगा है। इनका जब हम सम्मान करेंगे तो लोग ये जानेंगे कि हम देश के प्रति सम्मान कर रहे हैं, या देश के प्रति हम प्रेमवासी हैं, या हम देश के प्रति प्रेम है। तो इसलिए इनका सम्मान अगर कोई झंडे से जैसे झंडा नीचे पड़ा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैर रख के निकल जाते, तो उसे 1 मिनट के रोक के प्रेम से कहिए। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लड़के के आ रहे, कितनी लड़ाइयां तो इसी में हो गई। तो देखते हैं, हम भी देखते हैं कि मतलब अक्सर ये न्यूज आती, वो न्यूज आती। तो आप ऐसे नहीं, आप प्रेम से कहिए कि ये हमारा तिरंगा है, आप इसे सम्मान देंगे तभी लोग आपका भी सम्मान करेंगे। तो इसलिए आप इस तरह समझ सकते हैं, ये मूल्य कर्तव्य का लेसन था, ये मूल्य कर्तव्य था भाग 4 का था। और यहीं से आज मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट भी किया करिए, शेयर भी किया करिए। आप लोग अपना अनुभव बता सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े लोग, मठाधीश लोग भी वीडियो देखते हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगी कि आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करिए क्या कमी है, और मतलब क्या कमी है वो जरूर बताया करिए। अच्छाई है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कंटेंट बेस्ट से बेस्ट जाए और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जा सके। इसलिए मैं एक बार सारा कंटेंट दिखा देती हूँ। मैं अपने नोट्स भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि अरे नोट्स तो मिला ही नहीं है। क्योंकि नोट्स मैं इसलिए देती हूँ ताकि मैं अपनी भाषा में इसे नोट करती हूँ। ये मेरी सरल भाषा हो, किताबी भाषा सबको नहीं याद होती, मुझे भी नहीं याद होती, तो मैं सामने वाले से कैसे उम्मीद रख सकूं कि वो याद कर लेगा। तो इसलिए आज का लेक्चर यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। आप एक दूसरे का सम्मान करिएगा, अपने से बड़ों का जरूर सम्मान करिएगा। थैंक यू सो मच।